साथ ही वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड और पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में इजाफा किया है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब और टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। विपक्ष आय बजट पर हल्ला बोल रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से बजट बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया, उसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बचाने के लिए बजट में बिहार, आंध्रा को इतना पैसा दिया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है ये बजट भारत को विकास में एक नई रफ्तार देगा, नई कीर्तिमान रचेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार ने एक खजाना खोला है। तो आज प्राइम एजेंडा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है राजेश जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है रविंद्र जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जैन जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। स्वागत है अनिल जैन जी आपका। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के। सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले अनिल जैन जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि कैसे देखा जाए बजट को। बजट पेश किया गया, जहां सरकार वाहवाही की बात कर रही है, अपनी बात कह रही है कि बजट सर्वसमावेशी है, सरकार कह रही है। वहीं विपक्ष सरकार सवाल उठा रही है कि सरकार को बचाने के लिए ये बजट पेश किया गया है। मैं कहूंगा कि विपक्ष हो या पक्ष हो, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करता है वो पूरे देश के लिए पेश करता है, और उस समय शी इज अबव पक्ष या विपक्ष। उनको पूरा देश चलाना है। जो पैसे वो कलेक्ट करते हैं थ्रू टैक्सेशन और थ्रू दूसरे सोर्सेज से, उसको कैसे खर्च करना है बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, ये बजट दिशा तय करता है। और पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको तय करती है बैठ के। काफी सारी मेहनत होती है इसके पीछे। देश अभी, जैसा आप लोग भी अखबार में पढ़ते हैं, बराबर न्यूज मिलती रहती है, अभी देश एक विशेष परिस्थिति से निकल रहा है। अगर फाइनेंशियली देखें तो इसमें सिर्फ भी है, नेगेटिव फैक्टर्स भी है। बात करें पॉजिटिव फैक्टर्स की तो बहुत शानदार तरीके से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, 8.2% रही है, और आगे भी 6.57% का अंदेशा है अगले साल के लिए, जबकि वर्ल्ड जीडीपी 3% से कम है। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करें तो वी आर ग्रोइंग मच फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की है, गोइंग टूवर्ड्स $5 ट्रिलियन। जिस तरह से बढ़ रही है, डेफिनेटली विद इन 3 years वी विल अचीव दिस टारगेट ऑल्सो। इन्फ्लेशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। 5.4% का इन्फ्लेशन अभी है, एंड इट इज प्रोजेक्टेड दैट इट विल फर्दर गो डाउन टू 4.5%। वी हैव यंग पॉपुलेशन। हमारी जो 65% पॉपुलेशन है वो 35 साल के नीचे है। दैट्स अनदर गुड फैक्टर फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू अर्न द मनी। शेयर बाजार इज डूइंग वंडरफुली वेल। 5.3 ट्रिलियन का हमारा अभी शेयर बाजार है, और इट्स ए ग्रेट ग्रोथ। 2017 में केवल 2 ट्रिलियन का था, 2017 से अभी 5.3 ट्रिलियन का हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर फेनोमेनली गुड। इस समय $650 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। बैंकों का एनपीए एक जमाने में 11% 12% होता था, उससे घट के करीब 3% आ गया है। तो कुल मिला के दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स इकोनॉमी के लिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये सपोर्ट करते हैं। बट कुछ एडवर्सिटीज भी हैं। सबसे बड़ी एडवर्सिटीज है हमारा उधार बढ़ता चला जा रहा है। अभी फॉरेन से भी उधार ले रहे हैं, और इंडिया का भी अभी हम अपने होम मार्केट से भी गवर्नमेंट उधार ले रही है, और 205 लाख करोड़ का उधार हो गया है। और ये जो उधार है 3 to 4 टाइम्स बढ़ गया है इन लास्ट 10 सालों में। अगर उधार बढ़ता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट होता है। हमारे जीडीपी का ऑलमोस्ट 25 से 30% खर्चा जो है इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। इससे पूरी इकोनॉमी कमजोर होती है। जितना ज्यादा आप उधार लेंगे, आप जानते हैं कि उधार लेके कोई भी हाउस फाइनेंशियली साउंड नहीं हो सकता। Exactly. उसके साथ में
हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कंसिस्टेंटली नेगेटिव है। पहले भी नेगेटिव था, आज तक कभी पॉजिटिव नहीं हो पाया है। कोशिश की जा रही है। इस बार अभी जो माइनस बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो $78 बिलियन का है, विच इज नॉट अगेन ए वेरी गुड साइन। हमारे एक्सपोर्ट्स अभी भी कम है हमारी उम्मीद से। एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट का इशू है। 9.2% की फिगर है अनएम्प्लॉयमेंट की। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। शहरों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं ये गांव तक नहीं पहुंचती, कागज पे रह जाती है। बहुत सारा पैसा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा दिया जाता है, बट अल्टीमेटली द बेनिफिट डजंट गो टू द लास्ट पर्सन। वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए बिग प्रॉब्लम। हमारी ऑलमोस्ट 55 से 60% जनता आज भी गांव में रहती है और वहां का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है अगर देश का डेवलपमेंट करना है। तो मुझे लगता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी एक चिंता का विषय है, नहीं हो पा रहा है। रिच आर गेटिंग रिचर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जो हमारी पॉलिसीज हैं वो रिच को फेवर कर रही हैं या हो रहा है नोइंगली, अननोइंगली, इनोसेंटली, क्योंकि वेल्थ का एक्यूमुलेशन कहीं हो रहा है। 10% जनता जो है वो एसेट, 40% एसेट जो है देश के कंट्रोल करती है इस समय, और 1% जनता। ठीक है अनिल जी, आएंगे आपके पास। ठीक है आपने बताया कि क्या रिक्वायरमेंट्स है रूरल एरियाज में, किस प्रकार से देखा जाए। आपने इन्फ्लेशन को लेकर बात की, मैं आपके पास आऊंगा अभी हमारे। ठीक है अनिल जैन जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि फिजिकल डेफिसिट पहले 5 था और अब देखा जा रहा है कि इस बार 4.9 हो गया है सर, तो इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जो बजट था उसमें हर किसी को लेकर ध्यान रखा गया। सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सीएम योगी आदित्यनाथ का यही कहना है कि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो युवा इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ साथ 5,000 रुपये उनको सरकार की तरफ से दिए भी जाएंगे और तमाम बड़ी बड़ी टॉप मोस्ट कंपनी में उनको काम करने का, इंटर्नशिप अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा और जिससे देश को काफ़ी तरक्की मिलेगी, रफ्तार होगी। और देखा जाता है सर कई बार कि वह दर दर भटकते, उनको तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? वेल, दोनों बातें करते हैं। पहले बात करते हैं डेफिसिट की। ये डेफिसिट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सरकार की इनकम बढ़ रही है और उस प्रोपोर्शन में जो प्रोपोर्शन था पहले खर्चा नहीं हुआ, तो नेचुरली डेफिसिट फाइनेंसिंग जो डेफिसिट है वो कम होगा। विशेष बात क्या हुई, इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ की जगह 2,10,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। 1 लाख करोड़ का उनके पास एडिशनल डिविडेंड आया पब्लिक सेक्टर कंपनी से। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि रिजर्व बैंक और पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने जो डिविडेंड दिया है उससे सरकार को एडिशनल इनकम हुई है। तो नेचुरली जब आपके पास में एडिशनल इनकम आएगी, रेवेन्यू इनकम है ये, कैपिटल एसेट, कैपिटल इनकम नहीं है, इसकी वजह से डेफिसिट कम हो रहा है और सरकार को आगे चल के भी इसी का सहारा लेना पड़ेगा। सरकार को आगे चल के रेवेन्यू इनकम बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि डेफिसिट और भी कम हो सकते हैं और 2 और 2.5 तक आ जाए। अगर 2 और 2.5 आ जाए तो उसको हम हेल्दी कहेंगे। वैसे तो हमारी आदत 6 और 7 को सहने की भी रही है पास्ट में। 6 और 7 से अभी हम 5.6 पे आ गए हैं। 5.6 से आगे उम्मीद करते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा 4.5 पे आ जाएंगे, विच इज ए हेल्दी ट्रेंड, बट अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू 2.5 एटसेट्रा। दूसरी बात की आपने युवाओं को जो ट्रेनिंग देने की बात है, मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार आइडिया है। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बेस्ट 5,000 कंपनियां हैं उनमें युवाओं को एंगेज किया जाएगा 5 साल में। अब आप देखिए ये दोनों के लिए कितनी शानदार स्थिति है। तीसरा, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी है कि जो युवा हैं आज वो दर दर भटक रहे हैं, उनकी क्वालिटी नहीं है, उनके पास में स्किल नहीं है। आज अगर उनको एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिल जाता है तो उससे उनका एक नई स्किल डेवलप कर लेंगे। गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना हो जाएगा और इससे भी अच्छी बात कंपनी के लिए, देखिए कंपनी में आदमी को फ्री में लेबर मिल जाएगी। आज मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसको अगर 500 यंग ग्रेजुएट्स मिल जाते हैं ट्रेन
में ही तो वो कंपनी उन आदमियों से काम लेगी और गवर्नमेंट की कॉस्ट पे वो उन कंपनियों को फ्री में लेबर मिल रही है ऑल ओवर इंडिया। तो इधर उस लेबर को फायदा हो गया कि उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको ट्रेनिंग मिल रही है, कंपनी को फायदा हो गया कि उसको फ्री में लेबर मिल रही है, वो कितनी सेविंग अपनी लेबर में कर लेगी, और तीसरा गवर्नमेंट को फायदा हो गया कि उसके पैसे सही जगह पे लग गए और उसकी जनता के काम आ गए। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के एक विन विन सिचुएशन कंपनी के लिए भी है, उस ट्रेनी के लिए भी है, क्योंकि उसका फ्यूचर सिक्योर होता है। उसके साथ में ही जो कंपनी में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉस्ट आती है, नए एम्प्लॉय को रखने में जो कॉस्ट आती है, अल्टीमेटली अगर कुछ अच्छे ट्रेनी होंगे तो वो कंपनी उसको एम्प्लॉय कर लेगी और उसको कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, इंटरव्यू करने पड़ते हैं, उसमें से 100 में से 5 को सिलेक्ट करते हैं, वो सब टाइम कॉस्ट, एचआर कॉस्ट बच जाएगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार आइडिया है और गवर्नमेंट अगर इसका ट्रेनिंग का खर्च वहन कर लेती है तो ये सबके लिए बहुत ही शानदार है। ठीक है जैन साहब, लेकिन इसमें मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। टैक्स स्लैब में देखा जाए कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। अगर 3 लाख को लेकर नील है और 3 लाख से 7 लाख के बीच में 10% है, मोर देन 10 से 12 के बीच में 15% है, फिर 20% है, फिर 15 लाख से 30% है। जो टैक्स स्लैब देखा गया उसको लेकर बात करता हूँ। कैंसर्स की दवाई पर देखा जाए 3 दवाइयों पर बिल्कुल मतलब काफ़ी डिक्लाइन कर दिया है सर। कैपिटल गेन पर मैं बात करना चाहता हूँ, इन सब बातों को आप कैसे देखते हैं सर? वेल, ये छोटे मोटे चेंजेस किए हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। जहां तक बात करते हैं पहले सैलरी क्लास, सैलरी क्लास का एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था जो 50,000 रुपए होता था, उसको बढ़ा के 75,000 रुपए कर दिया। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 5-7 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा। इसी तरह से गवर्नमेंट की इनकम टैक्स भरने की, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की 2 स्कीमें चल रही हैं, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी, मुझे नहीं मालूम कि 2 स्कीम क्यों चला रखी है, बट अभी जो बेनिफिट दिया है वो न्यू स्कीम वालों को दिया है और उन्होंने कहा है कि जो स्लैब में वहां पे भी मामूली बढ़ोतरी की है स्लैब के अंदर, और उससे अगर किसी की इनकम अगर 10 लाख रुपए है तो उसको मैक्सिमम 17,500 रुपए का बेनिफिट होता है, और अगर किसी की इनकम 3 लाख 4 लाख या 5 लाख है और वो 5% के स्लैब में है तो कोई 2-2.5 हजार रुपए का बेनिफिट होता है। तो कोई बहुत साइजेबल फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, ना तो एम्प्लॉय को पड़ेगा, ना कोई गवर्नमेंट में कोई लंबा चौड़ा रेवेन्यू आने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं बड़ा जो चीज हुआ है वो हुआ है कैपिटल गेन में। गवर्नमेंट ने देखा कि लोग शेयर मार्केट में बहुत काम कर रहे हैं और यहाँ पे स्कोप है क्योंकि मार्केट बहुत जोरदार चल रहा है और अच्छी कमाई आ रही है लोगों के हाथ में, क्यों नहीं इसमें से कुछ निकाला है। विचार के साथ में और कुछ स्ट्रीमलाइन करने के लिए, कुछ सिंप्लीफिकेशन करने का भी आइडिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारा कैपिटल गेन अलग अलग होता है, लैंड, बिल्डिंग, शेयर वगैरह वगैरह, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनको घटा के 2 कैटेगरीज कर दी है, लॉन्ग टर्म शेयर गेन एंड शॉर्ट टर्म गेन। और जो शॉर्ट टर्म है उसमें डिसाइड कर लिया है कि भाई इसमें जितने भी एसेट्स हैं अदर देन शेयर, जो लिस्टेड शेयर नहीं है, तो बाकी सब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में आएंगे, एसेट्स में आएंगे, और उनके ऊपर हम 20% टैक्स लगा देंगे। इसी तरह से जो लिस्टेड शेयर्स हैं उनके ऊपर जो अभी 10% टैक्स लग रहा था उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया, और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म टैक्स था जो 20% किया, ये पहले 15% था। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे 5% टैक्स बढ़ गया है और लॉन्ग टर्म पे 2.5% टैक्स बढ़ गया है। इसके अलावा छोटे मोटे चेंजेस और भी बहुत सारे हैं। सर्च एंड सीजर प्रोसीजर में चेंज किया है। एक सर देखा जाए एक जो टैक्स था जैन साहब एक देखा जाए जिसका विपक्ष ने भी स्वागत किया, जो लंबे समय से चला रहा था, एंजल टैक्स। कोई भी स्टार्टअप होता था उसको लेकर लगाया जाता था, विपक्ष ने एंजल टैक्स विपक्ष ने भी इसका स्वागत किया क्योंकि एंजल टैक्स को बिल्कुल हटा दिया गया है। किस प्रकार से देखते हैं? वेल, ये बहुत अच्छा मूव है। इसको लेके बहुत सारा लिटिगेशन हो रहा था और एफडीए में भी दिक्कत आ रही थी, जो फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा था उसमें भी परेशानी आती थी, वो अनकंफर्टेबल लोग फील कर रहे थे, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा रही थी। उससे कुल मिला के
जो मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा जाना चाहिए था, कैपिटल मार्केट में पैसा आना चाहिए था, अल्टीमेटली उससे दिक्कत थी। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा इस झंझट को खत्म करो, इस टैक्स को खत्म करो, एंड दिस इज ए वेरी पॉजिटिव मूव आई मस्ट से। और बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, इस तरह का टैक्स नहीं लगाना चाहिए जहां वैल्यूएशंस को लेके हमेशा एक डिस्प्यूट बना रहता है, किस कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू है। 100 तरीके हैं वैल्यूएशन करने के, और वो वैल्यूएशन का झंझट वगैरह सब कर दिया। अब देयर इज नो टैक्स, आप आराम से पैसा लाइए, लीजिए, और जो भी कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर कैपिटल गेन एक सवाल सौरभ जैन साहब, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है जो आज बजट पेश किया गया, ये देश को एक नई रफ्तार देगा, इकोनॉमी को स्ट्रांग करेगा, आगे चलकर ग्रोथ होगी जिस प्रकार से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? वेल, कुल मिला के सभी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ग्रोथ के लिए आप तो रुपया तो दे रहे हैं, क्या आपका रुपया अल्टीमेट पर्सन तक पहुंचता है? ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करती है, रुपया देने से ग्रोथ नहीं होती है। अब पूरा ही सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, आई एम सॉरी टू से ऑन दिस मीडिया, कि ऊपर से लेके नीचे तक क्या आप जो पैसा फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं वो क्या लास्ट पर्सन तक जाता है? क्या यहाँ पे जो लोग हैं बीच में, चाहे वो वकील हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर्स हो, क्या सिस्टम में सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं? अल्टीमेटली ग्रोथ कंट्री में कैसे होगी जब ये पैसा जो गवर्नमेंट दे रही है, जो दुनिया भर की स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसका बेनिफिट तो कॉमन पर्सन तक जाना चाहिए और तभी वो फायदा होगा। आज किसानों के लिए आपने योजना बना दी है, किसानों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम है, बीज की प्रॉब्लम है, खाद की प्रॉब्लम है, माल वेदर की प्रॉब्लम है, फिर पैदा हो जाता है तो मार्केट की प्रॉब्लम है, किसान सड़कों पे टमाटर फेंक देते हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सब डेवलपमेंट कैसे होगा जब तक कि जो बीच की जो चेन है, सप्लाई चेन बोलिए या जो भी चेन है जहां से वो पैसा ट्रेवल करता है ऊपर से नीचे तक, वहां पे अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो इस देश में परेशानी। ये तो डेवलपमेंट हमारा आज से 50 साल पहले भी हो जाता है, 60 साल पहले भी हो जाता, 80 साल पहले भी हो जाता। अगर हमारी ये जो भावना है कि अगर जो पैसा हमें मिला, अगर हम ईमानदारी से काम करें, हम 8 घंटे ऑफिस जाते हैं, 8 घंटे में से अगर मैं कहता हूँ 2.5 घंटे भी हमारे आदमी काम कर लें तो देश में अनाप शनाप तरक्की हो सकती है। मैं कहता हूँ अगर 2.5 घंटे भी 8 घंटे में, जो जिनको तनख्वाह 8 घंटे की मिलती है वो 2.5 घंटे भी काम कर ले तो वो भी बहुत है। कोई आदमी इस देश में जो भी अभी नाम तो मुझे लेना अच्छा नहीं लगेगा, आप सब जानते हैं हालात क्या है सिस्टम के, हम लोग तो सिस्टम में काम करते हैं, हम हर एक के साथ डील करते हैं, पर अफसोस होता है, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है काम करके। इस एज में आई एम नाउ 67 years old, मुझे इच्छा नहीं होती कि अब काम करने की। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू वर्क, नॉट टू मीट एनीबॉडी। इतना फ्रस्ट्रेशन होता है वहां जाके। छोटे छोटे ऑफिसर को आप इतनी, एक ग्रेजुएट को आप इतनी बड़ी पोजीशन दे देते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। उनकी एक्सपेक्टेशन एक ही चीज होती है, कोई मतलब आई एम सेइंग ऑन मीडिया एंड ऑन ए ओपन हाउस, बट दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। एंड जब तक ये चलता रहेगा आप कुछ भी कर लीजिए, फाइनेंस चाहे वो समाजवादी पार्टी का आ जाए, चाहे ममता बनर्जी को बना दीजिए, चाहे मनमोहन सिंह को बना दीजिए, चाहे किसी को भी बना दीजिए, कुछ नहीं होना है यहाँ पे। फाइनेंस मिनिस्टर रात दिन मेहनत कर लें, 24 घंटे मेहनत कर लें, अल्टीमेटली जब तक पैसा नहीं पहुंचेगा कुछ नहीं होगा। रविंद्र जी, ठीक है, बस यही मैं कहना चाहूंगा। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो। ठीक है, सेकंड में फाइनल कमेंट सर। जैन साहब आपका समय मेरे पास बहुत कम है, डिबेट को मुझे वाइंड अप करना है। जैन साहब जल्दी से फाइनल कमेंट आपका 10 सेकंड में, डिबेट अंतिम छोर पर है। वेल, मैं यही कहूंगा कुल मिला के एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक पॉजिटिव एक्सरसाइज है बजट की, और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बोनाफाइड जेन्युइन कोशिश की है रुपए को सही तरीके से इस्तेमाल करने की। एंड बाकी सब रेस्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जैन जी आपका, राजेश जी आपका और रविंद्र सिंह जी आपका, तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजट में तमाम महत्वपूर्ण बातें कहीं, जहां विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर, उनका कहना है कि बजट ये हवा हवाई है, झुंझुना है, इससे जनता के हितों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार को बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को इस प्रकार से पैसा दिया गया है। वहीं सरकार ये कह रही है इस बजट से आम जनता का विकास होगा, देश प्रगति के रथ पर अग्रसर होगा।
और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।